हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 ख़त्म कर ली थी। यूनिट 2 अपन ने क्या कर दी थी, ख़त्म कर दी थी। चैप्टर नंबर 7 था। चैप्टर नंबर 7 कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, समिश्र समाकलन को हमने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। ठीक है, ये जो था आपका चैप्टर नंबर 7 कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, ये आपका यूनिट है वो हाफ बनाता है। यूनिट हाफ का मतलब देखो, यूनिट 2 में जैसे 2 क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे 1 में ए आता है, 1 में बी आता है, और 2 में ए आता है और 2 में बी आता है, ये आता है ना, ऐसे ही तो लिखा हुआ है। 2 क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये जो 1A और 1B है ना, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब अपन क्या कर रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं ना, उसमें हम 2A वाला और 2B वाला पार्ट कर रहे हैं। अब आपकी मर्जी है, देखो, या तो आप चैप्टर नंबर 8 पूरा पढ़ लो, आप है ना क्या करो, 1 चैप्टर जो 1 यूनिट 1 यूनिट 2 और यूनिट 3 ये तीनों पढ़ लो। ये तीनों में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये तो आपका हो गया, ये आपका 7 और 8 का पढ़ लोगे ना, तो उससे आपका यूनिट नंबर 2 और 3 हो जाएगा। अब वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 7 और 8 चैप्टर पढ़ने के लिए दोनों, क्योंकि आपकी क्या है, जो पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में क्या होता है, कभी तो ए पार्ट है ना इसमें से दे देते हैं, और जो बी पार्ट होता है वो 8 वाले चैप्टर में से देते हैं। फिर आपकी दिक्कत ये हो जाएगी कि सर ने तो हमें क्या करवाया था, पूरा करवाया था, हम ही है ना आप पढ़ के गए थे, जिसके कारण इससे दोनों क्वेश्चन कभी कभार तो मिल जाते हैं, दोनों क्वेश्चन ये वाले इसमें से, और कभी कभार ऐसे होता है कि 7 में ए वाला मिल जाएगा और 7B वाला 8 वाले चैप्टर में से। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा, आप पूरा पढ़ के जाओ, 7 वाला चैप्टर भी पढ़ो पूरा और 8 वाला भी पूरा पढ़ो, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं हटेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है ना। और रही बात ये कि यूनिट करवाने का कि भाई कितनी यूनिट करवाऊंगा मैं, तो मैं यूनिट करवाऊंगा पूरी 5 आपको। कितनी यूनिट कराऊंगा, 5 यूनिट करवाऊंगा, और 5 यूनिट हो जाएगी आपके। मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी जो चैप्टर 8 स्टार्ट कर देंगे, अभी अपन क्या कर देंगे, चैप्टर 8 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अब इस चैप्टर 8 के साथ ही मैं ये सोच रहा हूँ कि चैप्टर 8 के साथ ही मैं सोच रहा हूँ कि जो आपका पेपर फर्स्ट है, वो पेपर फर्स्ट कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अमूर्त बीजगणित को, उसको भी मैं स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोज वगैरह बना रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपके चैप्टर 8 का और चैप्टर इसका जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, दोनों को साथ में स्टार्ट करने से फ़ायदा ये हो जाएगा अपने कि जब हमारा इसका आधा सिलेबस हो गया, इसका आधा सिलेबस का मतलब 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई, इसमें 2 यूनिट कंप्लीट हो गई, बची हमारे पास 3 यूनिट। ठीक है। तो इसमें तो क्या कर रहे हैं कि अपन इसमें तो इस लेवल पे आ गए कि भाई हाँ, कल भी अपना एग्जामिनेशन हो जाए या 1 महीने बाद में अपना एग्जामिनेशन हो जाए, तो इसमें हम कवर कर सकते हो आप इसमें कवर। लेकिन 1 महीने बाद में यदि एग्जाम होगा नहीं 1 महीने में, तो एक बस बोल रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन आ जाए अपने पास कभी कि अपने पास, जैसे मान लो भाई पहला तो ये टारगेट था कि भाई पहले हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को पूरा कर दे, तो 5 यूनिट करेंगे, तो मान लो मार्च मिड भी हो जाए, मार्च एंड भी हो जाए, तो मार्च एंड तक अपना यदि इसका सिलेबस होता, फिर अप्रैल में इसको स्टार्ट करते और मई में आपके एग्जामिनेशन आ जाते, तब हम इसको नहीं कवर कर पाते ना। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये जब भी कवर हो, ये जब भी पूरा होगा ना, तब इसकी हम कितनी यूनिट पढ़ ले, 2 या 3 यूनिट पढ़ ले, जिससे अपने पास प्लस पॉइंट क्या हो जाएगा, प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि जब भी इसका सिलेबस पूरा हो जाएगा, इसकी हम 2-3 यूनिट पढ़ लेंगे। और एग्जाम यदि एग्जाम आ गया तो देखो, मैं थर्ड पेपर की तो गारंटी ले नहीं सकता, क्योंकि थर्ड पेपर की इसलिए गारंटी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि देखो हमारे पास इसका भी सिलेबस बहुत है। तो आप थर्ड पेपर यदि आप मान लो भाई 1-2 यूनिट तो मैं करवाऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अभी नहीं बता सकता कि मैं आपको थर्ड पेपर पूरा पढ़ा सकता हूँ क्या। भाई थर्ड पेपर के लिए ये है कि देखो मई में आपका एग्जामिनेशन आ गया और हमने क्लासेस स्टार्ट की दिसंबर या जनवरी में स्टार्ट की है ना, तो भाई 5 महीने में सिलेबस होता नहीं है। और रही बात फिर टेक्निकल इशू भी हो गया कि जैसे भाई हमारी क्लासेस का हमारे पास पहले लाइट की प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो सॉल्यूशन किया था, इस प्रकार से हमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं आपको ये ज़रूर गारंटी ले सकता हूँ कि मैं आपको पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों अच्छे से करवाऊंगा, और इन दोनों की मैं 5 यूनिट आपको कवर कर दूंगा।
पेपर थर्ड में ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं करवाऊंगा, पेपर थर्ड में मैं आपको, मेरी कोशिश तो रहेगी 500 यूनिट पूरी करवाने की, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 1 और 2 और 3 ये 3 यूनिट कोशिश करूँगा कि 3 यूनिट में करवा दूँ, जिससे क्या हो जाएगा, ये 40 नंबर का पेपर और ये 40 नंबर का, और ये कितने हो गए 8 3 24, तो 40 40 80 और 24 कितने हो गए 104 और 30 जोड़ दो, 134 नंबर का मैं मैटर आपको करवा दूंगा। 134 नहीं तो आपको मैं कम से कम भी मैं आपको 130 नंबर का मैटर करवा दूंगा ना, तो ये मान के चलो कि आप 130 में से 100 नंबर भी लाते हो ना तो भी प्लस पॉइंट है। मैथ में, मैथमेटिक्स में यदि 100 प्लस आते हैं ना जिसके, तो ये मान के चलो जिसके भी 100 प्लस आते हैं उसके 70 के पास में परसेंट आते हैं, 70 के पास में परसेंट आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है मैथमेटिक्स, जिसके 100 प्लस, जिसके 120 आ गए उसके तो ये मान के चलो 70 प्लस में ही आएंगे नंबर परसेंटेज में। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पहला पेपर और दूसरा पेपर की 500 यूनिट कराऊंगा, इसकी मैं 2 हो जाएगी तो 2 करवा दूंगा, टाइम रहेगा तो 500 करवा दूंगा, उसकी नहीं कह रहा हूँ, टाइम रहेगा तो 500 करवा दूंगा, नहीं तो 2 से 3 यूनिट तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा, कोशिश करूँगा, है ना। और आप अपनी राय बता देना कमेंट सेक्शन में कि भाई आप फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर तो मैं आपको पूरा कराऊंगा और थर्ड पेपर में आपको आप कहोगे उतना उस हिसाब से करवा देंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 8। और देखो क्या होता है कि देखो एक बात और बता देता हूँ, क्योंकि देखो साथ में लिखते हैं ना तो साथ में भाई जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो ही जाती है, जैसे कैसे भाई मान लो मैं कहीं कुछ लिखना भूल गया या कुछ मैंने गलत लिख दिया और मैंने बोल दिया कुछ और लिख दिया कुछ, तो हो सकता है ये ह्यूमन एरर है, इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। आप देख लिया करो, आपको लगता है कि कहीं मिस्टेक करी है तो या तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो या खुद सुधार करने की कोशिश कर लिया करो, है ना। इतना सा तो कर सकते हो आप, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रिकल बोर्ड होता है तब तो हम पीछे जाके देख लेते हैं कि भाई हाँ आपने यहाँ पे गलती करी। अब इलेक्ट्रिकल बोर्ड तो है नहीं, ये है ग्रीन बोर्ड। ग्रीन बोर्ड में एक बार लिख दिया मिट जाता है, और मिटने के बाद में आपको पता है कि मिटने के बाद में हम भी नहीं देख सकते कि हमने क्या लिखा है, क्या छूट गया, ठीक है ना। तो थोड़ा आप देख लिया करो, है ना। यदि फिर भी आपको नहीं पता चलता तो फिर कमेंट सेक्शन में आप बता दिया करो, मैं कोशिश करूँगा बताने की, ठीक है। होती नहीं है बट फिर भी बाय द वे हो ही जाती है कभी कभार तो। अब हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपका यूनिट नंबर 2 का ही हाफ पार्ट है ना। तो देखो चैप्टर नंबर 8, कौशी प्रमेय के अनुप्रयोग, कौशी प्रमेय के अनुप्रयोग। और भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप बता दिया करो कमेंट सेक्शन में, जिससे कि हमें पता चले और हम आपको वीडियो में बता दिया जाए कि भाई उससे रिलेटेड सॉल्यूशन जो भी है वो हम आपको वीडियो बता देंगे, ठीक है ना। आप बता दिया करो भाई क्लासें किस प्रकार से, क्योंकि देखो क्लासों में ये होता है कि थोड़ा अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है हमें, क्योंकि रिकॉर्ड करते हैं फिर रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। हम यदि कंटिन्यू क्लास, हम तो खुद चाहते हैं कि भाई हर दिन एक एक वीडियो डल जाए, लेकिन हमारे कुछ हाथ में नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम एरर आई जाती है, सॉल्यूशन नहीं हो पाता। इसलिए हम क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि आपको जल्द से जल्द सारे वीडियो अपलोड कर देंगे और सारे वीडियो अवेलेबल करा देंगे, ठीक है ना। तो फिर भी आप भी, पर एक आप ध्यान रखना कि साथ साथ में एक तो नोट्स बनाना है, नोट्स बनाते रहना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, ठीक है। दूसरा, साथ साथ में पढ़ते रहो आप, साथ साथ में पढ़ोगे, जब भी हमारा सिलेबस होगा तब तक आपके पास ये होना चाहिए कि हम पूरा पढ़ चुके हैं। और रही बात ये सोचो कि आपकी यदि हम है ना 3 या 4 यूनिट भी यदि एग्जाम से पहले दोनों में 3-3 4-4 यूनिट भी कर ली, तो फिर मैं एक दिन आपको लंबी क्लास लेके 2 से 3 घंटे क्लास लेके 2-3 क्लासों में एक यूनिट करवाने की क्षमता रखता हूँ, इतना टेंशन मत लो। 3-3 घंटे की क्लास लेकर मैं एक यूनिट, मतलब 3 घंटे की यदि अपन 3 क्लास रख दे, 3 घंटे की अपन 3 क्लास ले लूँ ना, तो मैं आपको 1 यूनिट पूरी करवा सकता हूँ, इतनी मैं क्षमता रखता हूँ, है ना। तो वो आप मत सोचो कि हमारा सिलेबस नहीं होगा या कुछ
और कुछ इश्यू तो कुछ भी मत सोचो, आप बस इतना ध्यान रखो, साथ साथ में इनको पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। जितना आप रिवाइज करोगे उतना ही अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाओगे। अप्रैल में अपने को ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको 3-3 घंटे की क्लास, 2-3 क्लास लेकर एक यूनिट पूरी करवा दूंगा, जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप तो बस ये रखो कि हमें पढ़ना है और बार बार में रिवाइज करना है। तो जितना आप रिवाइज करोगे ना उतना ही फायदा होने वाला है। एक तो क्या होता है कि एक लड़का तो जैसे मान लो 5 यूनिट पूरी पढ़ के गया, 500 यूनिट पूरी पढ़ के गया और उसने अच्छे से नहीं पढ़ी, उसने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया या नॉर्मल काम चलाओ पढ़ लिया। और एक बंदा 4 यूनिट पढ़ के गया और वो 4 यूनिट क्या करके गया, अच्छे से करके गया। तो ये मान के चलो, अब उसके मान लो 8 के हिसाब से 5 यूनिट के 40 नंबर होते हैं, है ना। लेकिन वो 500 यूनिट तो पढ़ के तो गया, पर वो लिख के याद नहीं करके गया या कैसे भी मतलब अच्छे से तैयार नहीं करी। तो उसके मानो कि कम से कम मान लो 3 यूनिट के उसके सही हो गए, तो कितने नंबर हुए, 24 नंबर। और एक बंदा ऐसे है कि जो 4 यूनिट बढ़िया परफेक्ट तरीके से तैयार करके गए, तो 8 × 4 करके देखोगे तो 32 नंबर उसके ज़्यादा मिलेगी। तो मेन इंपॉर्टेंट अपने को वर्क किस पे करना है, मेन इंपॉर्टेंट अपने का वर्क रहेगा परफेक्शन पर। परफेक्ट अच्छे से पढ़ना है, थ्योरम को अच्छे से पढ़ना है और एग्जाम्पल को अच्छे से करना है। यदि एग्जाम्पल अच्छे से कर लिया और थ्योरम अच्छे से कर ली तो परफेक्ट में यदि आप 4 यूनिट भी कर गए ना, तो आपके मान के चलो 32 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। और 500 यूनिट भी मैं करवाऊँ, मैं तो करवाऊंगा ना, 500 यूनिट तो करवाऊंगा ना। हाँ, तो 500 यूनिट मैं करवाऊंगा। आप इंपॉर्टेंट रखोगे परफेक्ट, कि मैंने जितना पढ़ लिया उतने में मेरे को कहीं गलती नहीं हो रही है, मतलब बहुत अच्छे से मेरे को सारी चीज़ें समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ पढ़ लिया, है ना। अब लेक्चर ज़्यादा हो गया, अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखो क्योंकि देखो लेक्चर देने में साइंस वाले कुछ ज़्यादा ही आगे रहते हैं, है ना। तो देखो अपने को लेक्चर नहीं लेना है, अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने को पढ़ना है। तो देखो अपन क्या कर रहे थे, चैप्टर नंबर 8 जो यूनिट नंबर 2 का क्या कर रहे हैं, अथवा पोर्शन कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो आपका आता है कॉची समाकल सूत्र। कॉची समाकल सूत्र, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। और देखो एक और कमेंट था, उसका भी रिप्लाई कर देता हूं मैं। देखो एक आपकी थ्योरम थी कि किन्हीं दो अनिश्चित समाकलनों में अचर का अंतर होता है ना, वो एक थ्योरम थी। तो उस थ्योरम को मेरे करवाने का मतलब ये है कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं थी, बट पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी का कोई भरोसा नहीं है, वो उस थ्योरम को डाल भी सकता है। यदि उसने वो उस थ्योरम को डाल दिया तो फिर आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। यदि आप थोड़ा बहुत भी उसको पढ़ के चले जाते हो, समझ के चले जाते हो, तो आप वहाँ लिखने लायक रहोगे। लेकिन वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी का भरोसा भी नहीं कर सकते, क्या डाल दिया जाए क्या नहीं डाले, वो उसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। उसके हिसाब से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो कुछ भी डाल सकता है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, सारी थ्योरम पढ़नी है। और वो थ्योरम इसलिए करवाई है कि उसके जो जस्ट आगे जो थ्योरम करवाई थी उस थ्योरम से रिलेटेड था। आपको बताई थी फंडामेंटल थ्योरम, है ना। फंडामेंटल थ्योरम से जो पहले जो थ्योरम कराई थी कि किन्हीं दो अनिश्चित समाकलनों में अचर का अंतर होता है, तो वो स्टेटमेंट यूज आ रहा था, इसलिए मैंने उस थ्योरम को करवाया और इसलिए ही करवाया। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वो, फिर भी आप एक बार थोड़ा पढ़ के चल जाओगे ना, तो पता नहीं भी आ जाए तो उसको आप लिख सकते हो, ठीक है ना। इसलिए करवाइए क्योंकि वहाँ से वो एक लाइन इंपॉर्टेंट थी कि किन्हीं दो अनिश्चित समाकलनों में क्या होता है, अचर का अंतर होता है। तो उससे मैंने इसको सोल्व किया था कि इस थ्योरम को, है ना, तो इसलिए उस थ्योरम को करवाया, ठीक है ना। अब वो थ्योरम समझ में नहीं आई तो आप उस वीडियो को 2-3 बार देखो, समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। और फिर भी नहीं आती तो मैं एक बार एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको जो थ्योरम समझ में नहीं आई उस थ्योरम को बता देना, मैं आपको आराम से एक वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। अब पढ़ रहे हैं, देखो कॉची समाकल सूत्र। तो पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं और फिर इसको प्रूव करते हैं। ये आपके देखो 2016 में आ चुकी है, 2016 में आ चुकी है, ठीक है ना। तो देखो तो पर में लिख लेते हैं सबसे पहले हम कि क्या पर में है, माना कि FZ चापकलनीय जोड़दार वक्र, चापकलनीय जोड़दार
वक्र सी द्वारा, और फिर भी कोई डाउट हो तो बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, सी द्वारा परिबद्ध क्षेत्र, परिबद्ध एक से संबंध प्रदेश, एक से संबंध क्षेत्र जी में विश्लेषिक फलन है, जी में विश्लेषिक फलन है, जी में विश्लेषिक फलन है, तथा सी पर यह सतत फलन है, सी पर ये सतत फलन है। तो जी के किसी बिंदु के लिए जी के किसी बिंदु के लिए, किसी बिंदु जेड नोट के लिए, जेड नोट के लिए एफ जेड नोट इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड। या कभी ये स्टेटमेंट आता है, कभी दूसरा स्टेटमेंट आता है। दूसरा स्टेटमेंट वो लिख लेते हैं, यदि संवर्त कंटूर सी के अंदर तथा ऊपर, देखो एक ये भी पूछा जाता है कि कौशी समाकल सूत्र को लिखते हुए इसको सिद्ध कीजिए। तो आपको स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नीचे वाला अच्छा है, नीचे वाला याद कर लेना। ये याद करो तो ये भी कर लेना चाहिए, कोई आपकी इच्छा से कोई भी याद कर लेना। नीचे वाला सिंपल है इसलिए बोल रहा हूँ। विश्लेषिक फलन है तथा सी के अंदर जेड नोट कोई बिंदु हो तो एफ जेड नोट इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड। ये 2016 में आया हुआ है। अब यहाँ देखो समझना कि माना एफ जेड चापकलनीय जोरदार वक्र सी द्वारा परिबद्ध एक से संबंध प्रदेश क्षेत्र जी में विश्लेषिक फलन है। एक से संबंध प्रदेश जी का मतलब क्या होता है कि सिंगली जो कंटूर होता है ना, ये जो कंटूर होता है उसको ही क्या कहते हैं, एक से संबंध क्षेत्र जी में। एक से संबंध क्षेत्र जी में एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, तथा सी पर ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तथा तब जी के किसी बिंदु जेड नोट के लिए जो संबंध क्षेत्र माना है उसमें जी में कोई मान लो कोई जेड नोट क्या है, पॉइंट है, उस जेड नोट पर फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगा, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड के बराबर होता है। या यदि समवर्त कंटूर सी के अंदर तथा ऊपर एफ जेड क्या है, विश्लेषिक फलन है, तथा सी के अंदर जेड नोट कोई बिंदु हो तो उस जेड नोट पर फंक्शन की वैल्यू होती है 1/2 पाई आयोटा सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड के बराबर। तो ये जो लैंग्वेज है ये सिंपल लैंग्वेज है, ये आप याद कर लेना अच्छे से। यदि आपको ऐसे पूछे कि कौशी समाकल सूत्र को लिखते हुए सिद्ध कीजिए, तब ये याद कर लेना कि एक समवर्त कंटूर है और सी के अंदर एफ जेड है वो एनालिटिक, सी के अंदर तथा ऊपर क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, तथा जेड नोट कोई बिंदु है, उस जेड नोट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर क्या है, 1/2 पाई आयोटा सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड के बराबर। ठीक है, अब देखो इसको प्रूव करते हैं। आराम आराम से सीखते जाना, ठीक है ना, आराम आराम से सीखते जाना, बढ़िया तरीके से ये इसको सीखना है। 2016 में आ चुकी है और आ भी सकती है। तो देखो प्रूफ करते हैं। मैं खुद कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ समझाने में, कोशिश करता हूँ कि अच्छे से थ्योरम एक बार में याद हो जाए। लेकिन फिर भी ये देखो थ्योरम है
तो थोड़ा में थोड़ी बहुत कमी तो रह ही जाती है। तो आप ट्राई किया करो समझने की अच्छे से। वीडियो को आप 2 से 3 बार, कितनी बार भी आप अपनी इच्छा से अनुसार कितनी भी बार भी देख लो, क्या दिक्कत है। और इतने बड़े वीडियो में इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि भाई मान लो 1.5 2 घंटे क्लास बना दूँ, लेकिन आप बोर फील करो, इसलिए नहीं बनाते हैं। इसलिए आपको 1 घंटे की क्लास दे देते हैं। नहीं आप ये कहोगे कि भाई 1-1.5 घंटे की 2 घंटे की क्लास बना दो, तो मैं 2 घंटे की क्लास बनाने के लिए भी तैयार हूँ। तो आप कमेंट कर दिया करो भाई, आपको ये कहोगे भाई बड़ी क्लास से चाहिए तो बड़ी क्लास के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे हम, है ना। आप कमेंट कर दिया करो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो ना, इससे रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम कर दिया करो कि हमारे को ये क्वेश्चन करवाओ या एक्स्ट्रा कुछ करना हो तो बता दिया करो, है ना। तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। देखो हम प्रूव कर रहे हैं। इससे पहले हम एक चित्र बनाते हैं। ये कोई क्लोज कंटूर सी मान लिया, ठीक है। इस क्लोज कंटूर सी के अंदर मान लिया कोई पॉइंट क्या है, Z0 है। इस क्लोज कंटूर सी के अंदर क्या मान लिया, एक पॉइंट Z0 है, ठीक है। अब देखो यहां समझना, FZ/Z माइनस Z0, ये जो अपने पास था भाई, ये था ना 1/2 पाई आयोटा सी FZ/Z माइनस Z0। अब ये देखो ये फंक्शन है वो किस बिंदु पर विश्लेषिक फलन नहीं है। सबसे पहले तो ये Z बराबर Z0 पर क्या है, परिभाषित नहीं है, डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है, नहीं है ना। Z बराबर यदि इसमें Z0 रख दे तो यहाँ Z0 रखने पर नीचे क्या बन जाएगा, 0, इन्फिनिटी बन जाएगा। और इन्फिनिटी बनने के कारण ये फंक्शन है वो डिफाइन नहीं होगा, और डिफाइन नहीं होने के कारण ये फंक्शन क्या नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा, विश्लेषिक फलन नहीं होगा। तो जब भी अब जो Z बराबर Z0 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। विचित्र बिंदु की परिभाषा लिखाई थी कि जिस पॉइंट पर फंक्शन है वो डिफाइन नहीं होता, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, विचित्र बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट को क्या कहते हैं, विचित्र बिंदु कहते हैं। तो विचित्र बिंदु के लिए क्या करते हैं कि जो इसके अंदर जो विचित्र बिंदु Z0 है, इस Z0 के लिए अपन क्या करेंगे कि एक छोटा सा सर्किल बनाएंगे, और जिसकी त्रिज्या है वो इतनी छोटी लेंगे कि जो सर्किल बनाएंगे वो सर्किल है वो उस सी के अंदर ही होगा। तो अब देखो इस पॉइंट पर फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है, तो इस पॉइंट पर यदि फंक्शन डिफाइन नहीं है तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं होगा। भाई ये फंक्शन क्या नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा। तो एनालिटिक नहीं होगा तो अब Z0 को क्या करेंगे, केंद्र मानकर एक R त्रिज्या का क्या मानेंगे, एक सर्किल बनाएंगे। Z0 को केंद्र मानकर एक R त्रिज्या का एक सर्किल, एक वृत्त बनाएंगे, और जो सर्किल बनाएंगे C1, वो C1 सर्किल है वो इस सी कंटूर के अंदर ही स्थित होगा। जब भी आगे देखो आपके एक चैप्टर आएगा विचित्र बिंदु सिंगुलैरिटी से रिलेटेड, तब भी जब भी सिंगुलैरिटी होती है ना, तब क्या करते हैं कि एक छोटी सी R त्रिज्या का, मतलब छोटी से छोटी R त्रिज्या का, ये तो मैंने इतना बड़ा तो आपको दिखाने के लिए बना दिया। हम इतना बड़ा सर्किल बना रहे हैं, Z0 मान लो, Z0 को सेंटर मानकर एक R त्रिज्या का इतना छोटा सर्किल बना रहे हैं कि जो सर्किल बना रहे हैं वो सर्किल आपका सी में ही स्थित है, मतलब इसके अंदर ही स्थित है, इससे बाहर नहीं जा रहा। तो जब भी सिंगुलैरिटी होती है जिस पॉइंट पर, इसको सिंगुलैरिटी कहते हैं, लेकिन हम इसको एक यहाँ छोटे से पॉइंट में डिफाइन करना चाहे तो विचित्र बिंदु होता है। सिंगुलैरिटी आगे का वर्ड है। तो सिंगुलैरिटी में क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, वो सर्किल को एक छोटी सी त्रिज्या में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। बंद होने के कारण क्या होता है, यदि हम इसको इस क्लोज कंटूर में बंद कर देंगे, इस सर्किल में बंद कर देंगे, तो अब ये जो क्षेत्र बच गया है ना, इस क्षेत्र में FZ क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। तब लिखेंगे, तब C और C1 के द्वारा, तब C और C1 के द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्र है, उस परिबद्ध क्षेत्र में फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। वो अपन एनालिटिक बनाए रखने के लिए, विश्लेषिक बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, सर्किल में बंद कर देंगे, और सर्किल में बंद कर देंगे तो इसमें फंक्शन एनालिटिक नहीं है, इसके बाहर तो एनालिटिक ही है ना। भाई Z0 पर ही तो फंक्शन एनालिटिक नहीं है, क्योंकि Z0 पर ये फंक्शन क्या नहीं है, डिफाइन नहीं है, और डिफाइन नहीं है तो ये फंक्शन क्या नहीं है, एनालिटिक एनालिटिक नहीं है। तो एनालिटिक नहीं है तो इसको क्या करेंगे, एक सर्किल में बंद कर देंगे, और इसकी त्रिज्या इतनी छोटी है कि ये जो C1 सर्किल बनेगा, वो C1 सर्किल है वो C के अंदर ही स्थित होगा, ठीक है। और थोड़ा देखो लिखते हैं साथ साथ में, तो आपके वहाँ तैयार हो जाएगा। देखो लिखना स्टार्ट करते हैं। चूंकि समवर्त कंटूर C के
अंदर तथा ऊपर FZ, अंदर तथा ऊपर FZ विश्लेषिक फलन है। विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है तथा C के अंदर Z0 कोई बिंदु है, Z0 कोई बिंदु है, ठीक है, Z0 कोई बिंदु है। तब एक क्लोज कंटूर है और इस क्लोज कंटूर C के अंदर तथा ऊपर क्या है, फंक्शन एनालिटिक था, और Z0 इसमें क्या है, कोई पॉइंट है, Z0 इसमें कोई पॉइंट है। अब Z0 को केंद्र मानकर एक r त्रिज्या का एक सर्किल बनाते हैं C1, उसको लिखते हैं। तब बिंदु Z0 को केंद्र मानकर r त्रिज्या का वर्त बनाते हैं, और वर्त क्या है, Z माइनस Z0 इक्वल टू R बनाते हैं। एक सर्किल बनाते हैं जहां त्रिज्या R इतनी छोटी है, त्रिज्या इतनी छोटी है कि वर्त C1 कंटूर C के अंदर ही स्थित है, कंटूर C के अंदर ही स्थित है, कंटूर C के अंदर ही स्थित है। यहाँ समझो, देखो सबसे पहले चूंकि संवर्त कंटूर C के अंदर तथा ऊपर क्या है, फंक्शन विश्लेषिक फलन है, तथा C के अंदर Z0 कोई बिंदु है। तब Z0 को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक वर्त बनाते हैं, और त्रिज्या है वो इतनी छोटी लेते हैं कि जो सर्किल बनाया है C1 वो कंटूर C के अंदर ही स्थित होगा। यही बात मैंने लिखी है और यही मैंने आपको बताया। अब वो इसलिए है क्योंकि देखो इस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन ही था भाई, अपने पास क्या था, FZ अपॉन Z माइनस Z0, Z बराबर Z0 रख दें तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। डिफाइन नहीं होने का ये फंक्शन क्या नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा, एनालिटिक विश्लेषिक फलन नहीं होगा। तब ये बताओ कि इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्किल बना देंगे और एक C1 सर्किल बना देंगे, त्रिज्या इतनी छोटी लेंगे कि ये जो C1 सर्किल है वो किसके अंदर स्थित होगा, C के अंदर होगा। तब ये जो फंक्शन FZ अपॉन Z माइनस Z0 है वो C और C1 के द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्र है उसमें क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। उसको एनालिटिक बनाने के लिए क्या किया है, उस बिंदु को हमने क्या कर दिया, सर्किल में बंद कर दिया। अब सर्किल में बंद करने का इस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और इसके अलावा सारे बिंदु सारे पॉइंट पर क्या है, फंक्शन एनालिटिक है, बस इसलिए किया। तब फलन FZ अपॉन Z माइनस Z0 संवर्त कंटूर C तथा C1 के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में विश्लेषिक होगा, परिबद्ध क्षेत्र में विश्लेषिक फलन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, बहुसंबंधित प्रदेश की कोशी प्रमेय। बहुसंबंधित प्रदेश की कोशी प्रमेय क्या कहती है कि यदि एक क्लोज कंटूर C है और उसके अंदर क्या हो, C1 C2 ऐसे क्लोज कंटूर हो, तो C पर किया गया जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, C1 के पर जो किया गया इंटीग्रेशन और C2 के इंटीग्रेशन। यही तो पढ़ा था बहुसंबंधित प्रदेश की कोशी प्रमेय। क्या पढ़ी थी बताओ, ये पढ़ी थी कि एक क्लोज कंटूर C है, ठीक है, इसके अंदर C1 है, इसके अंदर C2 है और C3, ये क्लोज कंटूर है। तो C पर किया गया जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर होता है, C1 पर इंटीग्रेशन के प्लस C2 के इंटीग्रेशन के और प्लस C3 के सम के बराबर होता है। यही तो अपने पढ़ा था,
तो अब इस पे कौशी की बहुसंबंधित प्रदेश की प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि सी पर जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, C1 पर इंटीग्रेशन की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे तब बहुसंबंधित प्रदेश की कौशी प्रमेय से, तो बहुसंबंधित प्रदेश की कौशी प्रमेय क्या कहती है कि सी पर जो इंटीग्रेशन किया गया है वो इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, C1 पर के वैल्यू के बराबर आ जाएगी। ये हो जाएगी आपकी समीकरण संख्या 1, ये समीकरण संख्या 1, ठीक है, ये समीकरण संख्या 1। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, अब इसको लेकर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ तक समझ लो, फिर इसको ऊपर सॉल्व करेंगे अच्छे से। यहाँ देखो हमने क्या किया था, सबसे पहले कि चूंकि समवर्त कंटूर सी के अंदर था ऊपर एफ जेड क्या था, एनालिटिक था, और जेड नोट उसमें क्या था, कोई बिंदु था, ठीक है, जेड नोट उसमें कोई बिंदु था। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो जेड नोट को केंद्र मानकर, जेड नोट को क्या मानकर, सेंटर मानकर एक आर त्रिज्या का एक सर्किल खींचेंगे, एक आर त्रिज्या का क्या खींचेंगे, सर्किल खींचेंगे, और जहां आर है वो इतनी छोटी होगी कि वर्त है वो C1 कंटूर सी के अंदर ही स्थित होगा, बाहर नहीं जाएगा। तब फलन है एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट समवर्त कंटूर सी तथा C1 के द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्र है उस परिबद्ध क्षेत्र में विश्लेषित हो जाएगा। देखो ये चीजें मैंने पहले भी बताया था कि ये चीजें हम क्यों कर रहे हैं कि एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट है ना, जेड बराबर यदि जेड नोट रखेंगे तो इस पर ये फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि डिफाइन ही नहीं होगा भाई। जेड बराबर जेड नोट रख देंगे तो यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, और डिफाइन नहीं होने के कारण ये फंक्शन क्या नहीं होगा, एनालिटिक नहीं होगा। इसको एनालिटिक बनाने के लिए क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर सिंगुलैरिटी है, जिस पॉइंट पर विचित्र बिंदु है, जिस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफाइन नहीं है, उसको क्या करेंगे, एक छोटा सा सर्किल बना लेंगे, एक छोटा सा क्या बना लेंगे, सर्किल बना लेंगे, और उसको क्या कर लेंगे, सर्किल में बंद कर देंगे। और सर्किल में बंद होने के कारण इस पॉइंट को छोड़कर सी और C1 के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र में फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। अब समझ में आ गया, इसलिए हमने क्या किया, ये चीजें की हैं, ठीक है। अभी आगे जो 4th यूनिट है उसमें आएगा कौशी अवशेष प्रमेय। उस कौशी अवशेष प्रमेय में भी अपन करेंगे कि जो परिमित विचित्र बिंदु है वो आएगा, उसमें बताऊंगा कि परिमित विचित्र बिंदु उसमें क्या रहेंगे, Z0, Z1, Z2 ऐसे वाले पॉइंट होंगे जिस पर फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो उनको क्या करेंगे, छोटे छोटे सर्किल बना देंगे, और सर्किल में क्या कर देंगे, कैद कर देंगे, और सर्किल में कैद होने के कारण इसके जो इन पॉइंटों को छोड़कर शेष क्षेत्र में एफ जेड क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। वो आपके यूनिट नंबर 4th में आएगा, ठीक है। यहाँ देखो, अब देखो इस चित्र का अपने को कोई काम नहीं है, अब मैथमेटिकल तरीके से इसको सोल्व करना है बस। ये समीकरण एक काम आएगी अपने, इसको लिख देते साइड में। जी समीकरण क्या, एक अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब उसको लेकर चलेंगे, किसको, इसको C1 के अबाउट। इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ऊपर वाले पद में हम एफ जेड नोट जोड़ देंगे और एफ जेड नोट ही घटा देंगे। एफ जेड नोट जोड़ देंगे और एफ जेड नोट ही घटा देंगे। इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे।
ये हो गया अपने पास, जेड नॉट जोड़ दिया और जेड नॉट ही क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, अब देखो इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे हम, इसके इंटीग्रेशन की क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। अब देखो अपने पास सर्किल था ना, सी क्लोज कंटूर था और जेड नॉट उसमें कोई बिंदु था, और इसमें हमने क्या खींचा था, एक सर्किल खींचा था आर त्रिज्या का। इसका क्या था, सी सच दैट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर लिखा था ना अपने, एक सर्किल बनाया था, जेड और जेड में से जेड नॉट इक्वल टू आर। अब अपने पास ये इसका मान निकालना है अपने को, एफ जेड पर नोट पे अपने को मान निकालना है। तो क्या करेंगे, देखो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। ठीक है, तो देखो सर्किल है, क्या सर्किल है, जेड में से जेड नॉट, यही सर्किल था ना, यहाँ पे लिख लेना जेड। तो जेड में से जेड नॉट एक सर्किल था, जेड में से जेड नॉट इक्वल टू आर, ये एक सर्किल था। भाई सर्किल का समीकरण क्या होता है, जेड में से जेड नॉट इक्वल टू आर के बराबर है। तो इसको कैसे लिखते हैं, जेड में से जेड नॉट इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, और यहाँ से डी जेड बराबर क्या हो जाएगा, आयोटा आर ई की पावर आयोटा थीटा और साथ में डी थीटा। और सर्किल है, सर्किल की लिमिट क्या होती है, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई के बराबर। तो जेड में से जेड नॉट की जगह तो क्या लिख देंगे बताओ, आर ई की पावर आयोटा थीटा, और डी जेड के स्थान पर क्या लिख देंगे। भाई ये तो होता है ना, एक सर्किल का समीकरण क्या होता है, जेड में से जेड नॉट इक्वल टू आर के बराबर था, ये तो सर्किल खींचा था अपने आर त्रिज्या का। तो जेड में से जेड नॉट इक्वल टू आर, फिर इसको लिखते कैसे, जेड में से जेड नॉट आर ई की पावर आयोटा थीटा, और फिर इसका अवकलन किया डी जेड बराबर आयोटा आर की पावर आयोटा थीटा डी थीटा, और थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई। तो सोल्व करो इसको, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई ऐसे लिख देंगे। देखो तब C1 एफ जेड नोट अपॉन जेड में से जेड नोट टी जेड, इसको दे दो समीकरण 2। तो यहाँ से हो जाएगा 0 से 2 पाई, एफ जेड नोट का मान एफ जेड नोट है अपॉन जेड में से जेड नोट के बराबर आर ई की पावर आयोटा थीटा, और इसको लिखेंगे आर आयोटा थीटा आर की पावर थीटा डी थीटा। 0 से 2 पाई ये आपका कैंसिल आउट, तो ये हो गया आयोटा, आयोटा बार एफ जेड नोट भी बार, जीरो से 2 पाई और ये डी थीटा। तो इसको सोल्व करेंगे तो आयोटा एफ जेड और ये हो गया थीटा, और लिमिट रख देंगे 0 से 2 पाई। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आयोटा एफ जेड नोट। इसको दे देंगे समीकरण संख्या 3, इसको दे देंगे समीकरण संख्या 3। अब ये देखो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 पाई आयोटा एफ जेड नोट, इसकी वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पे। तब समीकरण 3 से ये समझ में आ गया ना, सर्किल तो सर्किल तो हमने बनाया था और इस सर्किल का समीकरण हमने सोल्व किया था। तब समीकरण 3 से यहाँ दिख रहा है ना ऊपर, ठीक है। तब समीकरण 2 से, तो 2 समीकरण से क्या मिलेगा अपने को, सी ये हटा देंगे ना, एफ जेड अपॉन जेड में से जेड नोट डी जेड इक्वल टू C1 एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड में से जेड नोट डी जेड, और यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर 2 पाई आयोटा एफ जेड नोट। जेड नोट ये मान निकाल लिया है ना, समझ में आ गया ना ये वाली चीजें। अब देखो अब अपने को क्या करना है कि ये जो 2 पाई आयोटा एफ जेड नोट है ना, इसको इधर ले आएंगे, माइनस 2 पाई आयोटा एफ जेड नोट इक्वल टू हो गया C1 एफ जेड अपॉन
जेड माइनस जेड नोट डी जेड। ये अपना आंसर हो गया। इतना आ गया समझ में। अब क्या करेंगे हम, दोनों तरफ मापांक लेने पर, दोनों तरफ क्या लेंगे, मापांक लेंगे और इसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। कैसे आएगी वो दिखाओ, अभी आएगी, सॉल्यूशन करेंगे तब। दोनों तरफ मापांक लेने पर, अब क्या करो, दोनों तरफ मापांक ले लो, दोनों तरफ मापांक लेने पर लो मापांक। ये मापांक इधर वाली साइड का और ये मापांक इधर वाली साइड का। जेड माइनस जेड नोट डी जेड। ये समीकरण 1 है, वो थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ना, सही रहेगा, यहाँ दिक्कत हो जाएगी। ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब इसका मापांक क्या करेंगे, अलग अलग पे मापांक लगाएंगे ना, तब इधर वाली साइड का क्या मान हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनइक्वालिटी होती है ना ये वाली x प्लस वाई, ये होती है ना मॉडुलस x प्लस वाई लेस देन मॉडुलस x प्लस मॉडुलस वाई। अलग अलग मापांक करने पर इधर वाली साइड का मान बढ़ जाता है। देखो C1 ये हमने कर दिया अलग अलग मापांक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबके। अब यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट है समझने वाली चीज़, जो एक थ्योरम भी बताई थी उसमें भी बताया था, आपने कहा कि सर समझ में नहीं आई, वो थ्योरम थी ना, उसमें भी वही चीज़ें लिखी थी जो इसके आगे हम लिखने वाले हैं। तो देखो इन चीज़ों को आप समझना पड़ेगा। जब आपने सेकेंड ईयर में रियल एनालिसिस पढ़ा है तो उसमें सांख्यिकी की परिभाषा पढ़ी थी रियल एनालिसिस में, तो वही सांख्यिकी की परिभाषा यहाँ लगाने वाले हैं। तो देखो वहाँ समझना तो पड़ेगा उस चीज़ों को, उस चीज़ से आप कब तक भागते रहोगे, क्योंकि वो चीज़ें तो बहुत आगे टेलर पर में आएगी, उसमें भी आएगी, और जो आगे थ्योरम है वो भी आएगी उसमें भी। तो एक बार समझने की कोशिश करना, एक बार समझ में आ जाएगी आपके। देखो यहाँ देखो, इसके आगे लिखते हैं, आराम से समझना हो जाएगा। देखो अब देखो इसमें क्या करने वाले हैं, अपने को पता है कि एफ जेड क्या है, जेड बराबर जेड नोट पर विश्लेषिक है। अपने को दे रखा था कि चूंकि फंक्शन है वो जेड बराबर जेड नोट पर एनालिटिक है। ठीक है, और अपने को ये भी दे रखा था विश्लेषिक फलन है, तो सतत फलन भी दे रखा था। और वैसे भी बता सकते हैं कि कोई फलन यदि विश्लेषिक होता है तो वो फंक्शन क्या होता है, सतत होता है। विश्लेषिक फलन का मतलब अवकलनीय फलन हमेशा सतत होते हैं, लेकिन सतत फलन का अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है, उसको हम एग्जाम्पल से बताए भी थे, एफ जेड बराबर मॉडुलस जेड स्क्वायर। तो एफ जेड है वो जेड बराबर जेड नोट पर क्या है, सतत भी है। यहाँ समझना, देखो विश्लेषिक है और यहाँ पे क्या हो गया, सतत। तब सांख्यिकी की परिभाषा से, तब सांख्यिकी की परिभाषा से, तो सांख्यिकी की परिभाषा क्या कहती है, प्रत्येक एफ साइलन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए, प्रत्येक एफ साइलन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए देयर एग्जिस्ट डेल इज ग्रेटर देन जीरो सच दैट, ये डेफिनेशन होती है कि प्रत्येक एफ साइलन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए, एफ साइलन होता है आर्बिट्रेरी, अपनी इच्छा से जो मानते हैं, जैसे कोई भी धनात्मक पॉजिटिव नंबर मांग लिया, वही आपका क्या होता है, एफ साइलन होता है। जैसे 0.001 होता है, ठीक है ना, कुछ भी अपनी इच्छा से मान लिया, स्वेच्छ से माना जाता है। प्रत्येक एफ साइलन इज ग्रेटर देन जीरो के लिए ऐसा देयर एग्जिस्ट, इसको कहते हैं देयर एग्जिस्ट, ऐसा अपने को डेल मिल जाएगा जो ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट की वैल्यू लेस देन एफ साइलन होगी। इसकी वैल्यू लेस देन एफ साइलन होगी कब,
जब z माइनस जेड नोट की वैल्यू किससे छोटी हो जाएगी, डेल से छोटी हो जाएगी। ये आपकी सांत्यता की क्या है, परिभाषा है। ये सांत्यता की परिभाषा, यही परिभाषा उस थ्योरम में लगाई थी। तो देखो सांत्यता की परिभाषा, जब भी ऐसा वाला केस बन जाता है मॉडुलस, तब सांत्यता की परिभाषा से ही हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे बोलेंगे कि सांत्यता की परिभाषा क्या कहती है कि प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा एक अपने को डेल मिल जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, सच दैट, ताकि एफ जेड माइनस एफ जेड नोट इसका जो डिफरेंस हो जाएगा वो लेस देन किससे हो जाएगा, एप्सिलॉन, और जेड और जेड नोट जो पॉइंट है उनका जो डिफरेंस हो जाएगा वो तो लेस देन किससे हो जाएगा, डेल से छोटा हो जाएगा। और इन पर जो फंक्शन की वैल्यू है और फंक्शन की जो वैल्यू है उन पॉइंट पर, उनका डिफरेंस किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। मतलब उन पॉइंटों के जो बीच की डिफरेंस है वो तो किससे छोटी हो जाएगी, डेल से छोटी हो जाएगी, और उन पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो किससे छोटी हो जाएगी, एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी। ये आपकी होती है सांत्यता की परिभाषा। यहाँ पे हम सांत्यता की परिभाषा लगाएंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ इसका मान तो हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन, इसका मान किससे छोटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ समझना, जो अपने सर्किल लिया था सी क्लोज कंटूर, उसमें हमने एक जेड नोट पॉइंट लिया था, इसको सेंटर मानकर हमने क्या किया था, एक सर्किल बनाया था जिसकी रेडियस कितनी थी, आर थी। अब यदि मान लो जेड और जेड नोट के बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान रखा है, डेल से छोटी माने, और ऐसा करें कि इस त्रिज्या को इतना छोटा मान लें कि इसका मान क्या हो जाए, कि जो आर का मान है वो लेस देन किससे हो जाए, डेल से छोटा हो जाए। आर का मान यदि लेस देन डेल हो जाए, तब इस पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो किससे छोटी हो जाएगी, एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो आर है वो अपनी इच्छा से मान रखी है। भाई आर तो अपने इच्छा से मान रखी है, मैंने तो इतना बड़ा सर्किल बनाया, आप छोटा भी बना सकते हो, इतना भी सर्किल बना सकते हो। तो आर है वो अपनी इच्छा से लिए कि कितनी भी आप इच्छा से छोटी ले सकते हो, कि जितनी आप मन में चाहो उतनी छोटी ले सकते हो। इतना भी नहीं लेना चाहते तो आप इतना भी सर्किल बना सकते हो, इससे छोटा। बस ये पॉइंट आ जाए, जिस पॉइंट पर सिंगुलरिटी है उस पॉइंट आ जाए, ठीक है। तो इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा कि जो आर होगी वो इतनी छोटी ले लेंगे कि आर का मान लेस देन डेल हो जाएगा, तो इस पर फंक्शन की वैल्यू जो है जेड और जेड नोट पर, उसका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। पहले लिख लेते हैं फिर और समझते हैं इसको। चूंकि एफ जेड जेड बराबर जेड नोट पर विश्लेषिक है, विश्लेषिक इम्प्लाइज एफ जेड जेड बराबर जेड नोट पर सतत है, ठीक है, सतत हो गया। तब सांत्यता की कौशी परिभाषा से, सांत्यता की परिभाषा से, सांत्यता ने की कौशी परिभाषा दी थी, उसने उसका प्रयोग करते हैं। कौशी ने एक वैज्ञानिक था, उसने एक परिभाषा दी थी सांत्यता की, उसी परिभाषा का यूज करते हैं। सांत्यता की परिभाषा से, सांत्यता ने क्या परिभाषा दी थी, कौशी ने, प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल इज ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, जबकि जेड माइनस जेड नोट का डिफरेंस किससे छोटा हो जाएगा, लेस देन डेल। अब देखो लेस देन डेल हो जाएगा, और जो त्रिज्या वो इतनी छोटी ले रखी है कि उसको हम डेल से भी छोटा मान सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि वृत्त की त्रिज्या r, चूंकि वृत्त की त्रिज्या r को वृत्त C1 की त्रिज्या r को चाहे जितना छोटा लिया जा सकता है, वो तो अपनी इच्छा से माना है ना अपने, चाहे जितना छोटा लिया जा सकता है, ठीक है, चाहे जितना छोटा लिया जा सकता है। अतः आर का मान क्या मान लेंगे, लेस देन डेल मान लेंगे। आर का मान लेस देन डेल लेने पर जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल हो जाएगा, और जेड माइनस जेड
जो आर है वो त्रिज्या माननी है भाई, जेड माइनस जेड नॉट तो आर होती है भाई, जो आपने यही तो रेडियस थी, और इस रेडियस को क्या ले लिया हमने, डेल से भी छोटा ले लिया। इसका मतलब भाई सबसे छोटा क्या मान लिया, डेल मान लिया भाई, आर है ना, आर से छोटा है डेल और डेल से बड़ा है, तो हमने डेल से छोटा मान लिया। तो डेल से छोटा मानने के कारण क्या हो गया कि ये जो लेंथ है वो तो डेल से छोटी हो गई, तो ओबियसली हो गया कि एफ जेड और एफ जेड नॉट का जो डिफरेंस है वो लेस देन एफ साइलन। सेटिस्फाई होगी कंडीशन। एक बार वापस बता दूंगा, एक बार समझना आप इसको काम है लास्ट में, जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल होगा, तब वर्त C1 के लिए एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट का मान क्या हो जाएगा, लेस देन एफ साइलन, सत्य होगा। ये जो मान होगा वो लेस देन एफ साइलन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, तब समीकरण, उसको समीकरण मानी थी कि आपने कुछ, उसको मान लेना समीकरण 4 मान लेना, समीकरण मानी थी क्या उसको भाई, आपकी इच्छा से जो लास्ट यहाँ पे लिखी थी ना समीकरण, वो समीकरण को कुछ मान लेना। ठीक है, ए मान लेना चाहे 4 मान लेना, हमारे वाले में 4 है भाई, 4 वाले मान रखा है ना, तो 4 मान लेना चाहे 3 मान लेना, जो भी आपके इससे पहले जो समीकरण मान रखे है ना उसको हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, उसको 3 मान लेना चाहिए। कौन कितने नंबर की समीकरण थी, ये एक समीकरण थी, दूसरी हमने क्या मानी थी वो वाली, फिर तीसरी वो मानी थी, 4 ही मानी थी, तो उसको क्या मान लेना 4 नंबर इक्वेशन। ठीक है, यहाँ देखो अब इधर मापांक था एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड माइनस 2 पाई आयोटा एफ जेड नोट, यहाँ पे था लेस देन। अब देखो यहाँ था एफ जेड माइनस एफ जेड नोट था, उसकी जगह तो लिख देंगे एफ साइलन, और ऐसे था एफ साइलन, और जेड माइनस जेड नोट क्या था, आर था, जेड माइनस जेड नोट क्या था, आर था, और साथ में डी जेड, ये मान था, यही था ना। देखो एफ जेड है वो जेड बराबर जेड नोट पर विश्लेषिक है, विश्लेषिक है तो सतत है, सांततिक परिभाषा से, सांततिक परिभाषा कहती है कि प्रत्येक एफ साइलन इज ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट डेल इज ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन एफ साइलन होगा। कब, जब जेड माइनस जेड नोट की जो डिस्टेंस होगी वो लेस देन डेल हो जाए। अब देखो जेड माइनस जेड नोट की डिस्टेंस हमने क्या मान रखी थी, आर मान रखी थी, यदि आर को भी हम क्या करते डेल से छोटा मान दे, तो डेल से यदि इसको छोटा मान ले तो ये वैल्यू तो डेल से छोटी हो जाएगी, तो ये वैल्यू यदि डेल से छोटी हो जाएगी तो ये सर्किल के लिए क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, एफ जेड माइनस एफ जेड नोट का मान लेस देन एफ साइलन, तो ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पे देखो लेस देन एफ साइलन, अब देखो एफ साइलन अपॉन आर, और ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, चैप्टर नंबर 7 में बताया था ना, इसको क्या लिख सकते हो आप, वर्त C1 की परिधि के बराबर, तो C1 की चाप C की लंबाई के बराबर होता है ना, तो वर्त C1 की परिधि क्या है 2 पाई r, तो ये 2 पाई r के बराबर हो जाएगा, 2 पाई r, तो ये हो जाएगा लेस देन 2 पाई एफ साइलन, 2 पाई एफ साइलन, यही होगा ना, 2 पाई एफ साइलन। ठीक है, लेस देन 2 पाई एफ साइलन, लेस देन क्या हो जाएगा 2 पाई एफ साइलन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो एफ साइलन से छोटा था ना, तो इक्वल का साइन हट जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पाई एफ साइलन अपनी इच्छा से लिया हुआ है, चूंकि एफ साइलन स्वेच्छ है, तो स्वेच्छ है तो हम इसको क्या कर सकते हैं 0 ले सकते हैं, अतः एफ साइलन टेंस टू 0 लेने पर, तो एफ साइलन को क्या कर सकते हैं 0 ले सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा एफ जेड अपॉन जेड माइनस डी जेड माइनस 2 पाई आयोटा एफ जेड नोट, और ये हो जाएगा लेस देन 0। अब लेस देन 0 हो जाएगा ना,
तो अपने को पता है लेस देन एंड इक्वल टू, भाई जीरो ले सकते हो, इक्वल टू जीरो ले लिया तो इक्वल टू जीरो। अब यहाँ समझना, देखो मापांक है वो क्या होता है भाई, यदि मापांक मान लो ये जो मापांक है वो लेस देन जीरो है तो मापांक कभी ऋणात्मक तो नहीं होता है, ये जीरो के बराबर तो हो सकता है। और मॉडुलस जेड इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इसके अंदर वाला जो नंबर है वो जीरो के बराबर है, भाई यही तो होता है। मॉडुलस जेड इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि जेड है वो क्या है, जीरो है, तो इसके अंदर वाला जो नंबर है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। ये हो गया आपके पास जीरो के बराबर। यहाँ से आ जाएगा अपने पास 2 पाई आयोटा एफ जेड नॉट के बराबर। तब समीकरण 1 से सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इक्वल टू C1 के बराबर था ना, तो ये हो गया 2 पाई आयोटा एफ जेड नॉट, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में लिखना चाहो तो ये आ जाएगा अपने पास, इसके बाद में ये आ गया अपने पास। ये लिखना चाहो या एफ जेड नॉट की वैल्यू लिखना चाहो सिर्फ, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ जेड नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ये इसके भाग में चला जाएगा, तो 1/2 पाई आयोटा सी एफ जेड। ये काम का सूत्र है, ध्यान रखना, कॉची समाकल सूत्र है, और इस पर हम बेस न्यूमेरिकल भी करेंगे, जो कि कॉची समाकल सूत्र है। हेल्स प्रूफ। इसके बाद का मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो आप इनको ही दोबारा लिख लोगे, ठीक है ना, इसको लिख लेना, ये हमारा कंप्लीट। तो ये हमारा हो गया कॉची समाकल सूत्र। अच्छे से एक बार वापस इसको देख लेना, वीडियो को 2-3 बार देखना, आ जाएगा समझ में, है ना। फिर भी समझ में नहीं आता तो आप बता देना। तो इसमें सांकेतिक परिभाषा है, वहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना अच्छे से, ठीक है। अब देखो इसकी उपप्रमेय है 2, वो उपप्रमेय आपको अगले लेक्चर में करवा दूंगा। इंपॉर्टेंट आपका कॉची समाकल सूत्र ही पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो कॉची समाकल सूत्र है, कॉची समाकल सूत्र के साथ 2 उपप्रमेय, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो छोटी छोटी है, वो करवा दूंगा अगले लेक्चर में, ये आप पढ़ लेना कॉची समाकल सूत्र। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे विश्लेषिक फलन के अवकलज, तो उसकी 3 थ्योरम है, उससे कॉची समाकल सूत्र का एनोवा अवकलज का सूत्र कैसे निकलता है वो बताऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, उनमें से क्वेश्चन आता है। और फिर इसमें इस चैप्टर में एक मोरेरा प्रमेय भी है, कॉची प्रमेय का जो विलोम होती है, एक है कॉची असमी का, एक है पवासों का समाकल सूत्र, और फिर है आपके न्यूमेरिकल। बस इतना ही इसका आधा वाला पार्ट यही है। और वीडियो ज़्यादा पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।